सभी भाउरनि भेनरुनि खे विनती आहे त असांजा महिमान अची चुका आहिनि। असां बीह करे तारियूं वॼाए करे उन्हनि जो स्वागत कंदासीं। आदरणीय विद्यासागर राव जी, आदरणीय रामभाऊ नाईक जी, आदरणीय आशीष शेलार जी, मां दादा लक्ष्मणदास जी के भी रिक्वेस्ट कंदुमि त अॻिते अची स्टेज ते वेहनि। दादा लक्ष्मणदास जी, मां बैंड्रा हिंदू एसोसिएशन, भारतीय सिंधु सभा और स्पंदन आर्ट्स के तरफों आदरणीय रामभाऊ गवर्नर उत्तर प्रदेश द्वारा लिखित चरवेती चरवेती जे सिंधी प्रकाशन के इन भव्य कार्यक्रम में तव्हां सभी भाउरनि भेनरुनि जो हार्दिक स्वागत तो कयां। रामभाऊ लेखक कोन्हनि पर साहित्यकारनि जे और लेखकनि जे दुनिया में हिन 2 सालनि में 15 भाषाउनि में अनुवाद थियणु और सॼे दुनिया में हिन चरवेती चरवेती किताब जो विमोचन थियणु ॾाढी वॾी ॻाल्हि रामभाऊ लाइ, असां लाइ और सॼे देश लाइ थी रही आहे। असांखे ख़ुशी आहे त बैंड्रा हिंदू एसोसिएशन जे 100वें साल में, भारतीय सिंधु सभा के 40 साल में और स्पंदन आर्ट्स के 25 साल में ही सामूहिक कार्यक्रम टिनी संस्थाओं मिली करे हिन गवर्नर हाउस में असां आदरणीय विद्यासागर राव के आशीर्वाद से ही कार्यक्रम थी रहो है। हरीश वाधवानी जी, दादा असांजी भेण हंसा जेसवाणी, आदरणीय विद्यासागर राव जी जो स्वागत, आदरणीय रामभाऊ जो स्वागत हंसा जी कंदा। आशीष जी जो स्वागत, आदरणीय महेश तेजवानी जी जो स्वागत। जिते भी असां मेहमान वेठा आहिनि, लास्ट 80 सालन को देशभक्ति जा गाना असां गाईंदा आया आहियूं। सिंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी जॾहिं स्थापना थी 87-88 में 70 को मथे प्रचारक निकता, 100 को मथे सिंधी गीत प्रचलित थिया। उनमें हिकिड़ो गीत जंहिंजे मथों चरवेती चरवेती लिखियल आहे, उहो ही संघ जो गीत, देशभक्ति जो गीत सॼे हिंदुस्तान में न तो सॼे विश्व में हिन गीत जी गूंजकार थी आहे। मां सॼो गीत न ॻाईंदुमि, गीत जूं 2 लाइनियूं सिर्फ़ु तव्हांखे पढ़ी ॿुधाईंदुमि। कीप वॉकिंग, चरवेती जो मतलब आ हलंदो हल, चरवेती जो मतलब आ चलते रहो, चालत रहा। हे असांजे शास्त्रनि जी, असांजे उपनिषदनि जी सॼो मूल मंत्र आहे चरवेती। हलंदो हल, हलंदो हल तूं अॻिते अॻिते, हलंदो हल, हलंदो हल तूं अॻिते अॻिते, भारत जी संतान, तूं भारत जी संतान। हलंदो हल उते जिते आए आंधी ऐं तूफ़ान, जिते आए आंधी ऐं तूफ़ान। हलंदो हल, हलंदो हल अॻिते अॻिते, भारत जी संतान। चरवेती उन जी ट्रांसलेशन सिंधीअ में थियणु ऐं उनखे नालो हलंदो हल, हे सॼो सामयिक, प्रासंगिक और पूर्णता कॉम्प्लीमेंट्री आहे। मां आदरणीय रामभाऊ नाईक के निवेदन कंदुमि त अची करे इंट्रोडक्टरी स्पीच ॾियनि। रामभाऊ नाईक। चरवेती चरवेती के सिंधी संस्करण के लोकार्पण समारोह के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र राज्य के माननीय राज्यपाल
श्री विद्यासागर राव जी, विशिष्ट अतिथि एवं भारतीय जनता पार्टी मुंबई के माननीय अध्यक्ष तथा विधायक श्री आशीष शेलार जी, भारतीय सिंधु सभा के माननीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण दास चंदीरामानी जी, बांद्रा हिंदू एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अजीत सन्याल जी, मेरे संस्मरण चरैव चरैवती का सिंधी भाषा में अनुवाद करने वाले और यहाँ पर बैठे हुए श्री सुखराम दास उर्फ सुखदेव साधवानी जी, आमंत्रित महानुभाव, पत्रकार मित्र, देवी और सज्जनों। वैसे मैं राज्यपाल हूँ और राज्यपाल के लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि वो राज्य स्तर के कार्यक्रम होगा तो आखिर में बोलते हैं, और मैं राज्यपाल होते हुए उस प्रोटोकॉल को तोड़ रहा हूँ। और तोड़ रहा हूँ इसलिए कि मैं यहाँ राज्यपाल के नाते खड़ा नहीं हूँ, तो मैं यहाँ एक लेखक के नाते खड़ा हूँ, और इसलिए लेखक के नाते आपको इस किताब के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मेरे लिए तो बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि इतने साल मुंबई के राजनीति में रहने के बाद ये पहला अवसर है कि मैं राजभवन में कोई बात कह रहा हूँ, भाषण कर रहा हूँ। लेकिन मुंबई मेरी कर्मभूमि रही है और कर्मभूमि के राजभवन में किताब का लोकार्पण होना, यह मैं मेरे लिए भी गौरव की बात मानता हूँ। अब ये चरैवती किताब का थोड़े में मैं इतिहास आपको बताता हूँ, और थोड़े में इतिहास ये है कि 25 अप्रैल 2016 में इसका मराठी पुस्तक का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों से मुंबई में ही लोकार्पण हुआ, और उसके बाद 9 भाषाओं में इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। कुल मिलाकर यह किताब अब 10 भाषा में उपलब्ध हो रहा है। जब मराठी पुस्तक आया, वह कैसा आया वो मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन मराठी का पुस्तक का लोकार्पण 25 अप्रैल 2016 को होने के बाद 9 नवंबर 16 को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में उस समय के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उनके हाथों से 4 भाषाओं में किताबों का लोकार्पण हुआ। ये 4 भाषाएं हिंदी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी। जब ये मराठी किताब प्रकाशित हुआ तो मुझे कईयों ने कहा कि आप ने मराठी में किया अच्छा है, लेकिन हम मुंबई के नागरिक हैं, मतदाता हैं, आपको हमने 3 बार विधानसभा में चुनकर दिया, 5 बार लोकसभा में चुनकर दिया, तो हमारी भाषा में भी किताब होना चाहिए। और इस भूमिका में ये अनुवाद हुआ। मुंबई में जो भाषाएं और बोली जाती है, गुजराती, हिंदी, उर्दू और दक्षिण भारतीयों के लिए अंग्रेजी, इस प्रकार से। फिर उसके बाद अपने भाषाओं की भाषा जननी जो है
वह संस्कृत में भी इसका अनुवाद हुआ। और अभी के जो राष्ट्रपति हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी 26 मार्च 2018 को काशी में, काशी संस्कृत की राजधानी मानी जाती है, तो काशी में उसका लोकार्पण हुआ। और अभी 21 फरवरी को इसका लखनऊ में सिंधी में अनुवाद लोकार्पण हुआ। और लखनऊ में सिंधियों के लिए ही नहीं तो लखनऊ में सबके लिए आदरणीय ऐसे श्रद्धेय साईं चांडूराम साहिब जी, इनके हाथों से इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ। और उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और कई लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। 22 फरवरी को ये सब भाषाएं तो भारतीय थी, तो भारत के बाहर की जो भाषा हम कह सकते हैं, ऐसे फारसी और अरबी, ऐसे 2 भाषाओं में दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इनका लोकार्पण हुआ। डॉक्टर नज़मा हिफ्तुल्ला, जो मुंबई वालों को तो परिचित है ही, इस समय पर मणिपुर के राज्यपाल हैं, राज्यसभा में भी वह उपाध्यक्ष के नाते उन्होंने कई साल काम किया है, दिया। प्रकाश जावड़ेकर जी भी उस कार्यक्रम में थे। और 10वीं भाषा जो है जर्मन, वो जर्मन भाषा का पुस्तक तैयार हुआ है, लेकिन लोकार्पण का कार्यक्रम ज़रा ये सोचा जा रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जर्मनी की पढ़ाई पुणे विश्वविद्यालय में होती है, तो पुणे में वो कार्यक्रम करने का तय हुआ है। दिन प्रकाश जावड़ेकर जी खुद तय करने वाले हैं। तो इस प्रकार से 10 किताबों का यह लोकार्पण हुआ। अब मैं थोड़ा पहले मेरा इतिहास और मेरे इतिहास में सिंधियों का क्या योगदान है वह पहले मैं बताना चाहता हूँ, और बाद में किताब के बारे में कुछ कहूँगा। मैंने 1954 में पुणे में बीकॉम की परीक्षा पास की, और जैसे होता है कि नौकरी के लिए मुंबई में आते हैं, तो मैं मुंबई में नौकरी के लिए आया। दुर्भाग्य से मेरे पिताजी का, मैं जब सीनियर बीकॉम में था उस समय पर मुंबई में ही केएम में अस्पताल ऑपरेशन के लिए आए थे। वो ऑपरेशन के तहत उनका निधन हुआ। तो मैंने मुंबई जब पहले देखी तो मेरे पिताजी का निधन होने के बाद मुंबई मैंने पहले ही देखी। और पिताजी के एक मित्र थे जोशी करके, ठाकुर द्वार में रहते थे, उनके घर में उस समय पर हम गए थे। तो नौकरी के लिए मुंबई आना है तो कहाँ? तो उनके पत्नी ने कहा कि आपको जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। 3-4 महीने के बाद मुझे फिर डिप्यूटी अकाउंटेंट जनरल में अपर डिवीज़न क्लर्क की नौकरी मिल गई। 108 रुपया प्रति मास उस समय पर हमें तनख्वाह मिलता था। और फिर मैंने कहा कि अभी हमने दूसरी जगह पर जाना चाहिए। तो जगह ढूंढते ढूंढते, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक भी हूँ, और यहाँ आने के बाद संघ के शाखा के साथ भी संबंध था। तो शिवराय तेलंग करके उस समय पर मुंबई के प्रचारक थे, संघ के प्रचारक। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो आपको हम जगह देते हैं, चर्चगेट में ही बी रोड पर ईश्वर भवन करके बड़ी बिल्डिंग है, उसमें संघ का कार्यालय है, तो आप कार्यालय में रह सकते हैं। और मैं कार्यालय में रहने के लिए गया। बाद में मुझे पता चला कि वह जो कार्यालय का कमरा था वो राजपाल पुरी जी ने जब वो सिंध से यहाँ पर आए तो उनको एक कमरे की वह जगह मिली थी, और राजपाल जी
कुछ समय पर वहाँ रह रहे थे। नए सिंधी पीढ़ी को मैं बताना चाहूँगा कि राजपाल जी सिंध के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक थे, और जो सिंध से आखिर में जो लोग आए उसमें राजपाल जी एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। तो मुझे रहने के लिए जो जगह मिली पहली संघ के कार्यालय में, वो कार्यालय राजपाल जी के कारण बन गया था, और मुझे सिंधी का ये पहला अवसर मिला कि जिसके साथ मैं जुड़ गया। फिर नौकरी करते करते मैंने सोचा कि मैं लॉ की परीक्षा भी दूंगा, और लॉ परीक्षा के समय लिए मैंने उसी समय पर केसी कॉलेज का नाइट लॉ कॉलेज शुरू हुआ था, तो मैंने केसी कॉलेज नाइट कॉलेज में प्रवेश लिया। और केसी कॉलेज किसका है वो आप भी जानते हैं। तो मुझे आगे के पढ़ाई के लिए सिंधी का एक लाभ हो गया। ऐसे दो लोगों के साथ मेरा सिंधी के लोगों के साथ परिचय है। ये बड़ी लंबी, उसमें से मैं प्रमुख लोगों का ही कह रहा हूँ आपको। फिर मैंने मुंबई में जनसंघ का पूरा समय काम करने के लिए मुझे बताया गया। तो मैं तो उस समय पर अच्छी नौकरी करता था। खीरा स्टील वर्क्स करके 4 कंपनियों का मैं कंपनी सेक्रेटरी और चीफ अकाउंटेंट था। उस समय पर मुझे 1900 रुपये का तनख्वाह था। तो मुझे कहा गया कि भाई आप संगठन मंत्री बनाओ। तो मैंने बताया कि भाई मुझे पत्नी है, 2 लड़कियां हैं, और मेरे पास कोई दूसरी संपत्ति नहीं। तो जमटमल वधवानी जी उस समय पर जनसंघ के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा ये तुमको जो पगार मिलता है वो पगार देने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप काम के लिए निकलेंगे तो समाज का लाभ होगा, इसलिए आप संगठन मंत्री करके निकलो। तो फिर जमातमल जी तीसरे सिंधी है जो मेरे नज़दीक से परिचय में आए। फिर ऐसा हुआ कि आपातकालीन स्थिति आई, और आपातकालीन स्थिति में बाद में भारतीय जनसंघ जनता पार्टी एक पार्टी हो गई। और उस समय पर नानाजी देशमुख जो भारतीय जनसंघ का सारे हिंदुस्तान का काम देखते थे, उन्होंने मुझे बताया कि भाई अब जनता पार्टी में संगठन वगैरह कुछ बात नहीं होगी, क्योंकि जनसंघ में एक संकेत था, जो संगठन मंत्री करके काम करता है वो कोई चुनाव नहीं लड़ता था। तो मैंने तब तक चुनाव नहीं लड़ा था। तो नानाजी ने कहा कि भाई अब अपने को मार्ग जरा दूसरा लेना है, तो आपने चुनाव लड़ना चाहिए। तो वैसे मैं गोरेगांव में रहता हूँ, लेकिन मुझे चुनाव लड़ने के लिए बोरीवली जाना पड़ा। बोरीवली क्यों जाना पड़ा? तो उस समय पर मृणालताई गोरे वह सांसद थी, वो भी गोरेगांव में ही रहती थी, और एक ज़माने में समाजवादी और जनसंघ का बिल्कुल 36 का आंकड़ा रहता था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बोरीवली में जाकर लड़ो। तो मैं बोरीवली में चुनाव लड़ने के लिए गया। तो बोरीवली जनसंघ के अध्यक्ष थे डॉक्टर वासुदेव श्रृंगी। फिर मुझे सिंधी मिल गया, और 1978 का पहला चुनाव मुंबई में सबसे ज़्यादा वोट पाकर मैंने जीत लिया, और इसलिए ये चौथे। फिर मैं चुनाव के काम में पत्रक बनाना पड़ता है, रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो 78 से अब तक मेरा इस प्रकार का जो काम होता है वो काम करने वाले हैं सुरेंद्र श्रृंगी, पार्ला के हैं, और ये 5वें सिंधी मेरे पास नज़दीक आए कि जिन्होंने मैं जो भी काम करता हूँ वह लोगों के सामने पहुँचाने की दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया। फिर विधानसभा में चुन कर गया। तो विधानसभा में कैसा काम करना, क्या करना, इसके लिए जब विधानसभा में हम गए तो विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी गुट के नेता थे हशु अडवाणी। तो ये 6वें हो गए, और उन्होंने मुझे विधानसभा में किस प्रकार से काम करना इसके बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और 93 में मुझे कैंसर हुआ था, और कैंसर होता है तो टाटा अस्पताल में जाना पड़ता है। 1 साल मैं कैंसर से बीमार था। तो कैंसर का चेकअप करने के लिए मैं पहले गया, तो जो डॉक्टर मुझे मिले वो डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी मुझे मिले। तो उनके कारण वह भी एक ज़िंदगी
मुझे फिर से मिल गई। अब 25 साल हो गए कैंसर से ठीक होकर मैं पहले जैसे काम कर रहा हूँ, और इसके में डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान है। फिर मैंने 1989 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, और लोकसभा के चुनाव में चुनकर गया तो वहाँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनका निधन अभी हुआ, आप सब जानते ही हैं उनको। और दूसरे प्रमुख जो थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो मेरे जीवन में ये 9 लोग प्रमुख आए, उसमें से 8 सिंधी हैं, और इसलिए मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि सिंधी किताब, मैं मुंबई में मेरा सिंधी किताब यहाँ पर हो रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी प्रसन्नता मुझे है। और मुझे ऐसा लगा कि यह करना चाहिए और बड़ी भूमिका अच्छी है। मैं देखिए कोई लेखक नहीं हूँ, केवल एक ही ये किताब मेरे हाथ से आया है, तो किताब का इतिहास भी मैं आपको संक्षेप में, मैंने थोड़ा आज कहा था कि मैं ज़रा लंबा बोलूँगा तो चलेगा ना? हाँ, राज्यपाल जी की परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम होता है। मैं भी जहाँ जाता हूँ राज्यपाल के नाते देखता रहता हूँ कि मिनट टू मिनट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो परमिशन लेकर थोड़ा चल सकता है, ऐसा आगे बढ़ सकते हैं। तो महाराष्ट्र में सकाळ करके बहुत प्रतिष्ठित इस प्रकार का मराठी दैनिक है। तो उनके दैनिक के संपादक ने मुझे फ़ोन किया कि आप अपने संस्मरण लिखिए। तो मैंने कहा भाई मुझे ऐसे लिखने की आदत नहीं बोले आपको लिखना होगा, क्योंकि 3 लोगों ने ऐसे लिखने के लिए मान्यता दी है। तो 3 लोगों के नाम उन्होंने बताए। तो पहला नाम उन्होंने बताया, 4 पार्टी के 4 करके उन्होंने सोचा था। पहला नाम उन्होंने बताया सुशील कुमार शिंदे, जो कांग्रेस के महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में गृह मंत्री थे, और बाद में बांद्रा में राज्यपाल भी थे। दूसरा नाम मनोहर जोशी शिवसेना के, वो भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी लोकसभा के अध्यक्ष थे। तीसरा नाम उन्होंने लिया नेशनल कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में भी रक्षा मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। और चौथा भाजपा वाला मैं तो कोई मुख्यमंत्री वगैरह महाराष्ट्र में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ज़रा सोचिए तो सही, हम आपका भाजपा का करके नाम ले रहे हैं और आपका नाम नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि भाजपा वालों को मौका नहीं दिया। तो मुझे भी लगा कि भाई संस्मरण देना है, तो मैं अभी राज्यपाल हूँ, लेकिन संस्मरण लिखने में कोई पार्टीबाजी नहीं आती है। तो फिर मैंने उनको हाँ कहा, और साप्ताहिक में रविवार को जो साप्ताहिक होता है साहित्य का, हर अंक में होता है, तो एक रविवार को शरद पवार और मनोहर जोशी के आर्टिकल्स आते थे, बाद में मेरे और सुशील कुमार शिंदे के आते थे। इस प्रकार ये सीरीज़ मेरी 27 आर्टिकल्स की होगी, बाकी लोगों का थोड़ा जल्दी समाप्त हो गया, लेकिन 27 आर्टिकल्स हो गई। और उसका फिर पुस्तक बनाना तो आजकल बहुत आसान है, कला इतनी मैकेनिकल इतना बढ़ गया है, तो किताब बन गया। लिमे जी आए हैं क्या? कहाँ है? कुठे आहेत लिमे? हाँ, ये लिमे वो मराठी प्रकाशक है। उन्होंने कहा भाई मैं इसका किताब प्रकाशन करना चाहता हूँ, तो इसलिए मराठी का किताब हो गया। और इस भूमिका में मराठी में पहले चरैवती आ गया। अब उस समय पर एक बात और होगी कि इसका शीर्षक क्या देना, तो शीर्षक के बारे में भी मुझे लगता है कि मैंने आपको बताना चाहिए। शीर्षक चरैवती का अर्थ है चलते रहो चलते रहो। आयतरेय ब्राह्मण करके एक संस्कृत का 3-4 हजार साल पुराना ग्रंथ है। उसमें कल्पना ऐसी है कि इंद्र राजा को सलाह देता है कि राजा ने कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो 2 श्लोक है, वो किताब में श्लोक दिए। आप जब किताब परचेस करेंगे, परचेस करना अच्छा होता है किताब का, जो लेखक होता है, प्रकाशक होता है, उसको भी लगता है कि कोई कीमत हमारे पुस्तक की कर रहा है। अच्छा, आपको
ये बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लेंगे ही ऐसा मेरे मन में तो विश्वास है। लेकिन इसमें फिर बात ये आई कि 2 श्लोक उसमें है। पहला श्लोक ये कहता है कि जो कैसा राजा ने व्यवहार करना चाहिए, तो जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो खड़ा हो गया उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जो चलता है उसका ही भाग्य चलता है, और इसलिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और दूसरे श्लोक में वर्णन है, जैसे मधुमक्खियाँ एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती है और शहद मध इकट्ठा करती है, या जैसे पंखी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जाते हैं और मीठे मीठे फल खाते रहते हैं, या जैसा सूर्य सुबह से उठकर शाम तक चलता रहता है और सारी दुनिया को प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, जीवन देता है, और इसलिए वह सूर्य जगतवंद्य हुआ है। तो आपको भी सूर्य के जैसे जगतवंद्य होना है, तो आपको भी सूर्य के जैसे चलना चाहिए, और इसलिए आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। इस प्रकार का संदेश ये 2 श्लोक देते हैं। और मैं चलता रहा, इसलिए हमने उसका नाम यह दे दिया। अब ये होने के बाद मैं 3-4 बातें आपको बताकर आज के राजनीतिक जीवन में मैं जो देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, शायद मुझे उतना गुस्सा नहीं आता होगा क्योंकि मैं समझता हूँ, लेकिन आप जो टीवी देखते हैं तो विपक्ष कैसा व्यवहार कर रहा है, सत्ता पक्ष कैसा व्यवहार कर रहा है, चलता रहता है, हम सब देखते रहते हैं। तो जब लॉ कॉलेज में हम पढ़ते थे, या हसू जी हमको कहते थे कि भाई हम विपक्ष में हो या सत्ता में हो, कैसे काम करना चाहिए, यह एक बड़ी कला है। और उसके लिए अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर वाक्य है, वह कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो वह वाक्य ये कहता है कि ऑपोजिशन शुड हैव इट्स से, जो विपक्ष है उसको सदन में कहने का अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरी लाइन ये कहती है एंड गवर्नमेंट शुड हैव इट्स वे, सरकार बहुमत की होती है तो सरकार जो करना चाहती है वो करने के लिए मिलना चाहिए, और इसलिए ऑपोजिशन का भी रोल है, सरकार का भी रोल है, और इसके आधार पर ही जनतंत्र चलता है। तो आज क्या होता है उस पर मैं अधिक टिप्पणी करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हूँ, लेकिन विपक्ष के नाते मैंने बहुत कुछ काम किया, लेकिन 3-4 बातें ऐसी है कि वो मैं कहाँ भी जाऊँ तो अपने आप में लोग भी याद करते हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि मैंने लोकसभा में प्रस्ताव लाया कि हम देखते हैं, और एक प्रश्न भी आया था, केरल का प्रश्न था, कि प्रश्न ये था कि क्या ये सच है कि कुछ स्कूलों में जनगण मन और वंदे मातरम गाया नहीं जाता है, ये सच है क्या? तो सरकार ने उत्तर दिया हाँ ये सच है। तो क्यों? तो संभवतः उपेक्षा के कारण ये ऐसा होता है। तो सरकार क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा कि सरकार ने और एक अभी हम सर्कुलर निकालेंगे कि सबने गाना चाहिए। मुझे लगा कि ये कोई उत्तर समाधान का नहीं है, तो मैंने चर्चा छेड़ी, और मैंने चर्चा छेड़ने के बाद उन्हीं दिनों में लोकसभा का प्रश्नोत्तर का डिबेट टीवी पर आता था, और बाकी के आज जितने इलेक्ट्रॉनिक है उस समय पर केवल दूरदर्शन था। तो मैंने कहा कि दूरदर्शन, और उस समय पर केवल क्वेश्चन आवर ही दिखाया जाता था, तो ये एक दूरदर्शन पर यदि हम क्वेश्चन आवर दिखाएंगे और फिर शुरू में हम वंदे मातरम और अंत में जनगण मन गाएंगे तो सारा हिंदुस्तान देखेगा, और यद यद आचरति श्रेष्ठा तदेव इतरे जना, ऐसा जो कहते हैं। तो यदि हम इतने बड़े पंचायत के लोग हैं, हम ये गाते हैं, वो देखकर सारा देश भी गाएगा। और आखिर ये
सरकार ने मान लिया, और मान लेने के बाद मैं आपको डेट बताना चाहूँगा कि देश आज़ाद हुआ 1947 में, और संसद ने पहले दफ़े जनगण मन गाया 23 दिसंबर 1992 में, 92 में। 45 साल के बाद वंदे मातरम और जनगण मन ये लोकसभा में गाया। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो कुछ किया, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी एक बात मैंने ऐसी ही की, और अपने शहर का नाम तो मुंबई है, अंग्रेजी में बॉम्बे कहते थे, हिंदी में बम्बई कहते हैं, तो मैंने ये विषय भी उठाया लोकसभा में और कहा कि मेरा नाम, व्याकरण का नियम है कि विशेष नाम का अनुवाद नहीं होता है। तो मेरा नाम यदि राम नाईक है तो मराठी में भी राम नाईक है, अंग्रेजी में भी राम नाईक है, हिंदी में भी राम नाईक है, उसका अनुवाद नहीं होगा। तो मेरे शहर का नाम मुंबई है, तो मेरे शहर के नाम का ऐसा अनुवाद बराबर नहीं है। बहुत आर्ग्यूमेंट किया और आखिर में सरकार ने ये मान लिया कि बॉम्बे और बम्बई के बदले में मुंबई कहा जाएगा। तो ये सरकार का निर्णय भी आया 28 जुलाई 1994 में, और जैसा ये निर्णय आया, बाद में फिर मद्रास का चेन्नई हो गया, बंगलोर का बंगलुरु हो गया, त्रिवेंद्रम का तिरुवनंतपुरम हो गया, कलकत्ता का कोलकाता हुआ, और अभी अभी मैं उत्तर प्रदेश का राज्यपाल हूँ तो हमने इलाहाबाद का भी प्रयागराज किया, फैजाबाद का भी अयोध्या किया। ये विपक्ष में रहते हुए भी हम कर सकते हैं। और एक बात विपक्ष में रहते हुए जो की वो भी बताने लायक है कि आप देखते होंगे कि सांसदों को निधि मिलता है और उसके आधार पर वो काम करते हैं। तो ये सांसदों को अपने काम के लिए, अपने क्षेत्र के काम के लिए कुछ ना कुछ सहयोग सरकार ने देना चाहिए। ये बात प्रस्ताव के रूप में मैंने रखी, बहुत चर्चा हुई और फिर वह भी माना गया और हर सांसद को एक साल में 1 करोड़ रुपया सांसद निधि देने का तय हुआ। ये सांसद निधि देने का जो निर्णय हुआ वो 14 जनवरी 1990 को हो गया। फिर उसका 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ का 5 करोड़ है और सभी जगह पर विधानसभाओं में भी ये मिलता रहता है। ये बातें मैंने इसलिए बताई कि विपक्ष में रहते हुए भी काम किया जा सकता है। ये सारी बातें जो मैंने बताई विपक्ष में होते हुए की। और जब मैं पेट्रोलियम मंत्री था तो ऐसा कहते हैं लोग, जानकार लोग, कि वह 5 साल का जो पीरियड था वह पेट्रोल के लिए गोल्डन युग ऐसा माना जाता है। 2 उदाहरण उसके मैं बताऊंगा कि मैंने जब पेट्रोलियम मंत्री में बना तो हिंदुस्तान में 1 करोड़ 10 लाख की एलपीजी की वेटिंग लिस्ट थी और 5 साल में मैंने वो वेटिंग लिस्ट समाप्त करके 3 करोड़ 30 लाख नए दिए और तब तक जितने पहले से हो रहे थे उससे ये अमाउंट अधिक हुई और आज आप देख रहे हैं आजकल और ये संख्या बढ़ गई है। तो महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई यह कल्पना लेकर मैंने काम किया और अभी भी लड़ाई की बातें चलती है। तो कारगिल की लड़ाई जब हुई तो मैं पेट्रोलियम मंत्री के नाते 439 शहीद उस समय पर लड़ाई में अपने यहाँ से हुए। उनको पेंशन वगैरह सरकार के नियमों के आधार पर तो दी जाती है, लेकिन मैंने मंत्रालय में कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण जी ऐसे मेरे जो सुझाव होते थे उसको तुरंत मान्यता देते थे। तो 439 शहीदों को, उनके परिवारों को हमने पेट्रोल पंप या गैस की एजेंसी, एक पेट्रोल पंप बनाकर देना मतलब 40 से 45 लाख और एक गैस एजेंसी मतलब 20 से 25 लाख, सारा पूरा करके हमने शहीदों के परिवार को दे दिया। तो ऐसे कई काम करने का भाग्य मुझे मंत्री के नाते मिला। मुझे लगा कि मैं ये बात आज के समय पर आपको बताऊं। ये सारा आपको किताब में और तफसील से पढ़ने के लिए
मिलेगा। और एक बात, जो सामाजिक काम करते करते जो एक अनुभव आया वह भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने 1978 में जब पहले विधानसभा का चुनाव जीता तो सारे मुंबई में मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, लगभग 68% वोट मिलकर मैं जीत कर आया। लेकिन उसमें 2 मतदान केंद्र ऐसे थे कि एक मतदान केंद्र पर मुझे 3 वोट मिले और एक केंद्र पर 2 मिले। तो 3 वोट देने वाला मतदान केंद्र, मैंने सोचा ये ऐसा कैसा हुआ। तो बाद में ये पता चला कि वहाँ कुष्ठ रोगी रहते हैं और कुष्ठ रोगी का व्यवसाय आपको मालूम है, एक तो भीख मांगने का काम करते हैं या दूसरा शराब, अवैध शराब वो बनाते हैं। तो उनको बताया गया कि भाई ये आरएसएस वाला है, ये चुनकर आएगा तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे वहाँ वोट नहीं मिले। लेकिन फिर मैंने वहाँ जाकर तय किया कि मैं इनको भी सुविधा देने की कोशिश करूँगा। सारे हिंदुस्तान में जितने भी कुष्ठ पीड़ित है उनकी एक संस्था है इंटरनेशनल लेप्रोसी यूनियन करके। मैं राज्यपाल बनने तक उस संस्था का अध्यक्ष के नाते काम करता था और उत्तर प्रदेश में जाने के बाद हमने एक पिटीशन दिया था पार्लियामेंट। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे, उसमें सुझाव ये था कि ऐसे लोगों को 1 महीने में निर्वाह निधि के रूप में 2000 रुपये देना चाहिए। यदि ऐसे 2000 रुपये दिए जाते हैं तो भीख नहीं मांगेंगे या शराब नहीं बनाएंगे। तो सुझाव हुआ, कहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ, किसी के 500 हो गया, किसी का 1000 हो गया। लेकिन मैं जब लखनऊ में गया तो लखनऊ के मुख्यमंत्री जी को, उस समय पर तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनको मैंने कहा भाई आज तक मैंने ये प्रयास किया है, ये तो 2000 की सिफारिश वो कमेटी ने की है, 2007 की सिफारिश है, अब महंगाई बढ़ गई है तो 2500 रुपया देना चाहिए। और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने 2500 रुपया उत्तर प्रदेश के कुष्ठ पीड़ितों को दिया। और अभी जो मुख्यमंत्री आए हैं अपना काम तो जारी है, तो जितने भी कुष्ठ पीड़ित परिवार हैं उनको पक्के घर बनाकर 3791 कुष्ठ पीड़ित परिवारों को पक्के घर बनाकर देंगे। 46 करोड़ का उसके लिए प्रोविज़न किया है। ये बातें मुझे लगा कि कभी ना कभी, अभी मुझे कोई वोट तो नहीं मांगना है, लेकिन ये किताब की जो बात है वो आपको मैं बता दूं। ये सारे मेरे काम में कार्यकर्ताओं का बहुत मुझे सहयोग मिला। परिवार में भी पत्नी और 2 लड़कियां, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। और जो कुछ मैं हुआ हूँ वो कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण और घर के परिवार के सहयोग के कारण हुआ है। इसलिए जो किताब बना है वो किताब मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को देता हूँ। अब सिंधी भाषा में किस प्रकार से अनुवाद करने की कठिनाई आई वो थोड़े में हमारे सुखराम दास आपको बताएंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भाषा जोड़ती है और मराठी के माध्यम से कई लोगों को मैंने जोड़ा और अब 10 भाषाओं में जब इसका अनुवाद हुआ है तो मैं तो एकदम संपन्न हो गया हूँ। बहुत लोगों को इसके आधार पर जोड़ने का अवसर मुझे मिला और ऐसे में आप इतने बड़ी संख्या में यहाँ आए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और एक आग्रह से मैं कहना चाहूँगा कि यह जो सिंधी भाषा का एक दृष्टि से अनुवाद किया है, लेकिन सिंधी हर एक को अपनी मातृभाषा में ये बातें करने की आवश्यकता होगी। मैं जैसा अयोध्या में राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ काफ़ी प्रमाण में सिंधी लोग रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी मैंने सिंधी भाषा का एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है। ऐसा काम करते करते आया हूँ। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप आए। नमस्कार। और जाते समय थोड़ी सी एक छोटी सी पुस्तिका मैंने मेरे भाषण की बनाई है। जब आप दरवाजे से बाहर जाएंगे तो उस समय पर अधिक तफसील आपको देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रामबाबू।